बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है? इसकी क्या अहमियत और अफादियत है? मुझे और आपको इसकी फ़िक्र क्यों करनी चाहिए? वाई शुड यू केयर? हमारी जो भी आमदनी होती है, इनकम होती है, चाहे वो जॉब की सैलरी हो या किसी सर्विस या बिजनेस से होने वाली इनकम हो या किसी प्रोफेशनल प्रैक्टिस से होने वाली आमदनी हो, हम उसका कुछ हिस्सा अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पर खर्च करते हैं और कुछ हिस्सा मुस्तक़बिल की फ़िक्र में, घर बनाने, बच्चों की तालीम, उनकी शादी, अपने रिटायरमेंट और हज करने वगैरह के लिए बचाते हैं। इसी मुस्तक़बिल के लिए बचाई गई आमदनी को हम सेविंग के नाम से जानते हैं। सेविंग्स की अहमियत और अफादियत और ज़रूरत से हम सब वाकिफ़ हैं। जहाँ तक सेविंग की बात है तो ये बड़ी अच्छी आदत है, मगर हम में से बेशतर लोग सेविंग को काफ़ी समझते हैं और बात सेविंग पर जाकर ख़त्म हो जाती है। और ये फाइनेंस माशियात की बहुत बड़ी गलती है। हम सब का अगला कदम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और उसकी दो वजूहात हैं, टू रीज़न्स हैं। पहली वजह है इन्फ्लेशन, जो कि इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ ज़रूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी बनाता है। इन्फ्लेशन, जिसे हम सब महंगाई के नाम से जानते हैं, ये वक्त के साथ चीज़ों को महंगा होते हुए हम सब देखते हैं। चीज़ों की कीमत, वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्त के साथ पैसे की कीमत घटती है। यानी आज जो चीज़ आपको 100 रुपीज़ में मिल रही है, उसी चीज़ को अगले आने वाले सालों में ख़रीदना चाहेंगे तो आपको 100 रुपये से ज़्यादा ले जाना पड़ेगा। आज 100 रुपये में आप जितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, अगले सालों में आपको उतनी चीज़ें 100 रुपये में नहीं मिलेंगी। आपके 100 रुपये की वैल्यू घट चुकी होगी। इसलिए अपनी सेविंग को कैश में रखना, ज़्यादा दिन तक कैश में रखना एक माशी गलती है। आपकी सेविंग किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट होनी चाहिए जो कम से कम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अक्लमंदी ये है कि सेविंग को ऐसे एसेट असासे में लगाएं जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद पॉजिटिव रिटर्न दे। मसलन महंगाई 8% है तो रिटर्न कम से कम 10 से 12% हो, कम से कम, या उससे ज़्यादा हो। मुझे बचपन में बाल कटवाने के लिए 1-2 रुपए की ज़रूरत होती थी। अब वही बाल जवानी में कटवाने के लिए 50 रुपए की ज़रूरत पड़ने लगी। बाल कटवाने की सर्विस के मामले में 2 रुपए की जो वैल्यू 25-30 साल पहले थी, वो वैल्यू आज 50 रुपए की है। इसलिए ज़्यादा अरसे के लिए कैश रखना घाटे का सौदा है। इन्फ्लेशन आपकी पॉकेट में एक छोटे से सुराख की तरह है, होल की तरह है। आप आगे बढ़ते जाते हैं और आपकी जेब से एक एक सिक्का धीरे धीरे गिरता जाता है। आप सुराख को बंद नहीं कर सकते। नुकसान रोकना है तो पैसे को वहां से हटाइए। इन्वेस्ट करना चाहिए कि दूसरी वजह है हमारी ज़रूरत। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी हालत सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है और कौम के लीडर, अच्छे लीडर, इसको लेकर फिक्रमंद भी हैं और अपनी जान कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन को सुधारा जाए। मगर उमूमन जब किसी के पास कोई मखसूस एक्शन प्लान, लाया अमल, दस्तूर या आले कसब नहीं होता तो वो एक जनरल ब्रॉड बात मुंह से निकालता है जिसका मतलब ना खुद वो समझता है और ना दूसरे। मसलन तालीम, कौम की बदहाली तालीम से दूर होगी। अब इस मशवरे का क्या करें, ये अमली ज़िंदगी में समझ में नहीं आता।
ये तो ऐसा है जैसे मैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट को गुर्बत से निकालना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मशवरा दूं। मशवरा 100% दुरुस्त है, मगर इसका मतलब क्या हुआ अमली ज़िंदगी में? अब इसका क्या करें? कोई मखसूस एक्शन प्लान, कोई स्पेसिफिक एक्शन प्लान नहीं है ये। इस दुनिया में जो भी होता है वो किसी उसूल के तहत होता है। उन उसूलों को समझ लेने से उन होने वाले इवेंट्स को मैनेज करना, कंट्रोल करना, उस पर मास्टरी हासिल करना, अपने मवाफिक बना लेना, टर्न इट टू योर ओन एडवांटेज, प्रोसेस को बदल लेना आसान हो जाता है। साइंस, कायनात में होने वाले इवेंट्स के लिए साइंस और इंसानों के साथ होने वाले इवेंट्स के लिए मेडिसिन इसकी जिंदा मिसालें हैं, जिसे हम सब जानते हैं। जैसे ताकतवर बनने और कमज़ोर बनने के कुछ उसूल, कुछ कुदरती कवानीन हैं, वैसे ही अमीरी और गरीबी के कुछ उसूल हैं। कौन खिदमत लेगा और कौन खिदमत देगा का नतीजा उनकी हिकमत अमलियों के इंतखाब पर डिपेंड करेगा। उमूमन वेल्थ के 3 सोर्सेज ज़राए हैं, दौलत की 3 कुंजियां हैं। नेचुरल रिसोर्स, मसलन तेल, कोयला। इसकी मिसाल मौजूदा सेंचुरी में अरबों को हासिल है। 2009 के एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन $700 मिलियन दुनिया से अरब वर्ल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं हर साल। सेकेंड सोर्स है इनोवेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस, नई ईजाद। मसलन मौजूदा सेंचुरी में अमेरिका इसकी जिंदा मिसाल है, जिसने साइंस टेक्नोलॉजी के इल्म से नई नई चीज़ें ईजाद करके दुनिया को सप्लाई करके दौलत हासिल की। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग को कौन नहीं जानता। मेडिसिन, डिफेंस, स्पेस, कम्युनिकेशन वगैरह में नई खोज और इजादात ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। बदकिस्मती से वेल्थ के ये दोनों सोर्स हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुहैया अवेलेबल नहीं है और ना नज़दीकी फ्यूचर में इसकी कोई उम्मीद है। पहले सोर्स का तो खैर कोई चांस ही नहीं है। रहा दूसरा सोर्स ऑफ वेल्थ, तो इसका निज़ाम मुस्लिम तालीमी अदारों में अभी है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से अब जाकर मुस्लिम तालीमी अदारे मॉडर्न एजुकेशन और इंग्लिश वगैरह के लिए ओपन हुए हैं, मगर ये एडवांसमेंट अब भी 50 साल पुराना है। अब अंग्रेज़ी ज़बान नहीं बल्कि वो ज़बान भी सीखने की ज़रूरत है जो कंप्यूटर समझता है जब आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, या मशीनें समझती हैं। कभी आपने गौर किया है जब आप लिफ्ट में बटन दबाते हैं तो लिफ्ट कैसे उसको समझती है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, और कितना ऊपर जाना है और कितना नीचे जाना है। अब मशीन और टेक्नोलॉजी एज है। किचन से लेकर मैदान जंग में हर जगह मशीनें ही काम कर रही हैं। वेल्थ क्रिएशन करने का तीसरा सोर्स है लेबर, जिसमें पॉपुलेशन थोड़ी बहुत सलाहियतें, स्किल्स डेवलप करके अपनी ज़ात को अपना लेबर लगाकर थोड़ा बहुत पैसा कमाती है। ये लेबर वाइट कॉलर भी हो सकता है, जिसमें इल्म या हुनर में थोड़ा पढ़ लिख कर लोग दूसरों की नौकरी कर लेते हैं, या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, या फिर ब्लू कॉलर लेबर जिसको हम आम ज़बान में मजदूर कहते हैं। मसलन कुरैश की बकरियां चराना ब्लू कॉलर जॉब हो गई, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बिजनेस रन करना वाइट कॉलर जॉब हो गई, मैनेजमेंट की जॉब हो गई। मौजूदा वक्त की रियलिटी यही है कि हमारे पास यही तीसरा सोर्स ऑफ वेल्थ अवेलेबल है, मगर ये बहुत इनएफिशिएंट, बहुत कम मुअस्सर है। मगर अगर इसी सोर्स को पुरहिकमत तरीके से एक आसान हिकमत अमली के ज़रिए से अपनाया जाए तो इंशाअल्लाह कौम बहुत दौलतमंद ना सही मगर बदहाली से निकलकर खुशहाली की तरफ ज़रूर जाएगी।
और इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ये एक ही जनरेशन में हासिल हो जाएगा। हिकमत अमली बहुत आसान है और मौजूदा सूरत हाल में हमारे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है और आजमूदा हिकमत अमली है, ये थियरी नहीं है। और हमारे क्या किसी भी बदहाल फ़र्द या कौम के पास इससे बेहतर लाया अमल नहीं है। ऑफ कोर्स मैं हलाल और कानूनी फार्मूले की बात कर रहा हूँ, हराम और गैर कानूनी काम या हलाल जॉब के साथ हराम रिश्वतखोरी चोरी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो फार्मूला ये है, आपके पास कोई मेयारी प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जिसे आप बेच सकें, जिसे दूसरे लोग अपने पैसे के बदले में हासिल करना चाहें। आपके पास ये प्रोडक्ट या सर्विस तालीम, मेहनत, प्रैक्टिस, हुनर सीखने वगैरह से हासिल होगी। आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेचिए और उससे हुई आमदनी का एक हिस्सा बचाइए, ज़रूर सेव करिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अपनी आमदनी और फिर उससे होने वाली सेविंग को बढ़ाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखिए। हमेशा अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने की फिक्र में रहिए कि कैसे मेरी सर्विस या प्रोडक्ट मेरे कस्टमर्स के लिए आसान, कन्वीनियंट, जल्दी, मेयारी, टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग वगैरह हो जाए, और किस तरह मैं अपनी सर्विस या प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर मिला सकूं, जोड़ सकूं। दूसरी बात यह ध्यान में रखें कि कर्ज डेट से दूर रहें। जो चीज़ आप कैश से अफोर्ड नहीं कर सकते उसको EMI और बैंक लोन मैसर होने पर ना लेने की आदत डालें। कर्ज बहुत मजबूरी की चीज़ होनी चाहिए, कंजम्पशन चॉइस नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा घर कर्ज पर ले सकते हैं मगर टीवी या कार वगैरह नहीं। कर्ज भी अगर कर्ज हसन हो तो बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि सादा ज़िंदगी गुजारें। ये फाइनेंशियल प्रूडेंस माशी नुक्ता नज़र से भी अक्लमंदाना तरीका है और हिकमत इस्लाम भी है। वापस अपने फार्मूले पर आते हैं। दौलतमंद बनने के फार्मूले का दूसरा कदम है अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना। यही दूसरा स्टेप पूरा खेल बदलता है। सिर्फ सेविंग से कुछ ज़्यादा नहीं बदलने वाला। अब इन्वेस्टमेंट क्या है इसको अच्छी तरह समझना ही इस प्रेजेंटेशन का मकसद है। इन्वेस्टिंग एक जायज़ और काबिल अमल आजमूदा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए इसका इल्म हासिल करना लाइफ टाइम काम आने वाला है। अपनी सेविंग से 48 इंच फ्लैट स्क्रीन टीवी या स्पोर्ट्स कार खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये माइंडलेस कंजम्पशन है। अपनी सेविंग को किसी ऐसे एसेट में लगाएं जिसकी वैल्यू फ्यूचर में, मुस्तकबिल में अप्रिशिएट होने, बढ़ने की उम्मीद हो। एसेट जिससे फ्यूचर में नफ़ा मिलने की तवक्को हो, उम्मीद हो। ऐसा एसेट जो मुस्तकबिल में और ज़्यादा कीमती होने की गुंजाइश रखता हो को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे एसेट हैं, मसलन ज़मीन, गोल्ड, घर, बैंक, FD, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, आर्ट, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, शेयर्स वगैरह वगैरह। सबके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग खासियतें हैं। अब अगला सवाल उठता है कि कौन से एसेट में इन्वेस्ट किया जाए। एसेट इज समथिंग यू ओन दैट हैज़ वैल्यू। किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट के कुछ बुनियादी उसूल हैं, पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, जिनको जानना और सीखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ सवालात का जवाब जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले आप सेफ्टी की फिक्र करें। रिस्क और रिटर्न। रिस्क तो उमूमन हम सब समझते हैं। रिस्क का मतलब इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में घाटा हो सकता है, मगर यहाँ इन्वेस्टमेंट में रिस्क का एक ख़ास मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रिस्क से मुराद किसी एसेट से मिलने वाले एक्सपेक्टेड रिटर्न, फ़ायदे, मुनाफे में कितनी वेरिएबिलिटी
उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, किसी एसेट से मिलने वाले रिटर्न में कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है, उसकी बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है कि वो एसेट कितना सेफ है या कितना रिस्की है। वो इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न स्टेबल, फेयरली स्टेबल होता है, उसको हम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मसलन बैंक एफडी। वो इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न तकरीबन स्टेबल और सर्टेन होता है, उसको हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मसलन गवर्नमेंट बॉन्ड। वैसे तो गवर्नमेंट तक के डिफॉल्ट कर जाने की मिसालें मौजूद हैं, मगर ये बहुत रेयर है। उमूमन गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क फ्री समझा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट वक्त पर इंटरेस्ट भी पे करती है और मैच्योरिटी पर कैपिटल भी वापस कर देती है, सेफ मिल जाती है। वो इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसका रिटर्न बहुत अनसर्टेन होता है, उसको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, मसलन इक्विटी शेयर्स। रिस्क और रिटर्न का रिलेशन बहुत सादा है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। अगर आप लो रिस्क एसेट में अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लो रिटर्न, कम रिटर्न की तवक्को रखें, और अगर हाई रिस्क एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाई रिटर्न की डिमांड करें। ये माकूल उसूल है और कॉमन सेंस की भी बात है। मसलन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 साल का 8% बॉन्ड इशू करती है, और स्पाइस जेट एयरलाइन भी 10 साल का 8% बॉन्ड इशू करती है। अब आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेयरली सर्टेन है कि वो आपको 10 साल तक 8% इंटरेस्ट देगी और 10वें साल आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी वापस कर देगी, आपकी पूंजी भी वापस कर देगी। इसके बरखिलाफ स्पाइस जेट हो सकता है 10 साल आपको 8% इंटरेस्ट दे और 10वें साल आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल वापस कर दे, मगर ये भी हो सकता है कि 2-4 साल के बीच में ही कंपनी कुछ घाटे में या नुकसान में चली जाए, तो आपका सालाना इंटरेस्ट भी खतरे में पड़ सकता है। और हो सकता है स्पाइस जेट का भी वही हाल हो जो विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन का हुआ, तो फिर तो आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल, पूंजी भी खतरे में पड़ सकता है। यहाँ आपके इन्वेस्टमेंट से होने वाले रिटर्न में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अगर इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में करिए। अगर स्पाइस जेट को आपसे पैसा लेना है, इन्वेस्टमेंट कराना है, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, वो अपना 10 से 12% रिटर्न ऑफर करे, तो फिर आप स्पाइस जेट के बॉन्ड के बारे में सोचें भी। स्पाइस जेट गवर्नमेंट के मुकाबले में रिस्की है, मगर अब वो रिटर्न भी ज़्यादा ऑफर कर रहा है, तो अब आप स्पाइस जेट की क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल वगैरह का अच्छी तरह मुताला करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का दूसरा पहलू जो जानना बहुत ज़रूरी होता है वो है टाइम होराइजन। इसका आम उसूल ये है कि इन्वेस्टमेंट एसेट जितना रिस्की हो उसमें इन्वेस्ट करने का टाइम उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। मसलन लो रिस्क इन्वेस्टमेंट जैसे कि बैंक एफडी है, में शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, 1 साल के लिए भी पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मगर अगर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, मसलन इक्विटी शेयर, और आपके पास दिसंबर में अपनी बेटी की शादी के लिए सेव किया हुआ पैसा है, तो उसको आप हाई रिटर्न के लालच में जनवरी फरवरी में शेयर में डाल दें कि नवंबर दिसंबर में निकाल लेंगे, तो ये एक अहमकाना कदम होगा, फूलिश स्टेप होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी वजह से मार्केट 1/4 या 1/3 25 से 30% डाउन हो गई तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत लॉस में होगा, मगर चूंकि दिसंबर में आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, इसलिए आपको लॉस में ही अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे। इसलिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम से लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 3 से 5 साल प्लस का होराइजन होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो गया तो अच्छी बात है, आप फ़ायदे में बेचकर निकल भी सकते हैं, मगर अगर फ़ायदा नहीं भी हुआ तब भी आप थोड़ा मार्केट के हालात सुधरने का इंतज़ार कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का तीसरा अहम पहलू है लिक्विडिटी। हमने अपने कैश सेविंग से जो एसेट खरीदा उसको हमें ज़रूरत पड़ने पर फिर बेचना भी है, यानी वापस कैश में कन्वर्ट करना भी है।
लिक्विडिटी का मतलब है कि कितनी आसानी से बिना कीमत में नुकसान उठाए एसेट को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ एसेट लिक्विड होते हैं, यानी उन्हें बड़ी आसानी से कैश में तब्दील किया जा सकता है। कुछ एसेट कम लिक्विड होते हैं, जिन्हें कैश में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता। मसलन ज़मीन या फ्लैट, इसको जब मर्जी हो उस वक्त फ़ौरन बेचना और कैश हासिल करना इतना आसान नहीं होता। बिकने को 30 लाख का फ्लैट भी खड़े खड़े बिक जाएगा अगर आप उसको 20 लाख में बेचने को तैयार हो। बिक तो फ़ौरन गया, कैश में कन्वर्ट तो हो गया, मगर कीमत में नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए इसको लिक्विड एसेट नहीं कहा जा सकता। लिक्विडिटी का आम उसूल ये है कि एसेट जितना लिक्विड हो उतना ही अच्छा है। इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी होना एक मस्बत पॉजिटिव पॉइंट है। एसेट को वापस कैश में कन्वर्ट करने में न ज़्यादा वक्त बर्बाद हो और न पैसा कीमत। इन्वेस्टमेंट को वापस कैश में बदलना उतना ही आसान होना चाहिए जितना फ्रिज में पानी से बने बर्फ को वापस पानी में बदलना, ना कि ज़मीन में जाकर टमाटर में बदले पानी को वापस पानी में बदलना। इन्वेस्टमेंट का चौथा बहुत अहम पहलू है डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टमेंट का गोल होता है रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना और रिस्क को मिनिमाइज करना, घटाना, कम करना। रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रिटर्न देने वाले एसेट में इन्वेस्ट करिए, मगर जैसा कि हम आगे देख चुके हैं कि रिटर्न और रिस्क का रिलेशन प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा रिटर्न वाला एसेट ज़्यादा रिस्की भी होगा। इसी रिस्क को कम करने, मिनिमाइज करने, मैनेज करने की एक हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक आसान सी मिसाल देखते हैं। एक आइलैंड है जहाँ पर सिर्फ 2 मौसम है। साल भर वहाँ या तो बहुत शदीद ठंड पड़ती है या बहुत शिद्दत की गर्मी, मगर ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि अगला मौसम ठंडा होगा या गर्म। आइलैंड पर 2 कंपनियां हैं, एक चाय कॉफ़ी बेचती है और दूसरी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। जिस साल ठंड पड़ती है उस साल चाय कॉफ़ी वाली कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाता है और आइसक्रीम वाली कंपनी का प्रॉफिट 0 होता है। यही हाल गर्मी में होता है। आइसक्रीम वाली कंपनी फ़ायदे में जाती है, मगर चाय वाली कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमाती। आप वेदर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अगर आपने 200 रुपीज़ आइसक्रीम कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और उस साल गर्मी पड़ी तो आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो गया, 400 रुपये हो गया। मगर अगर सर्दी पड़ी तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं बढ़ा, 200 का 200 ही रह गया आपके पास और 1 साल बर्बाद हो गया। या इसी तरह आपने पूरा 200 रुपया चाय कंपनी में लगाया और उस साल सर्दी पड़ी तो आपका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ, मगर अगर गर्मी पड़ी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 0 से 100% के बीच फ्लक्चुएट हो सकता है। ये बहुत हाई रिस्क है। अब इस रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए कम किया जा सकता है। आप बजाय पूरा पैसा एक कंपनी में लगाने के 100 रुपये दोनों कंपनी में लगा दें। अब चाहे जो भी मौसम हो, एक कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट डबल होगा, यानी 100 का 200 हो जाएगा और दूसरी कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं होगा, वो 100 का 100 ही रह जाएगा। मगर साल के आखिर में आपके पास हर हाल में 300 रुपये हो जाएगा, यानी 50% का प्रॉफिट डाइवर्सिफिकेशन की सूरत में आपका हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन की सूरत में आपका रिटर्न फेयरली स्टेबल हो गया, यानी रिस्क कम हो गया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट, जैसा कि पीछे हमने देखा, इन्वेस्टमेंट में रिस्क का मतलब होता है कि रिटर्न में कितना फ्लक्चुएशन है, उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है या सेफ है। ये एक आसान मिसाल थी पॉइंट को जहन नशीन कराने के लिए। असली ज़िंदगी में सिर्फ मौसम ही नहीं, 50 फैक्टर होते हैं जो रिस्क और रिटर्न को अफेक्ट करते हैं। और असल ज़िंदगी में तो कैपिटल पूंजी भी लॉस में चली जाती है, और असल ज़िंदगी में तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स भी होता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन नहायत अहम टूल है।
रिस्क को मैनेज करने का। डाइवर्सिफिकेशन आप अक्रॉस इंडस्ट्री, कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जियोग्राफी और टाइम की कर सकते हैं। यानी आप अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर किसी वजह से एक इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आ जाए तो दूसरी इंडस्ट्री बेहतर हालत में होगी। अलग अलग कंपनियों, छोटी साइज़ की, मीडियम साइज़ की और बड़ी कंपनियों में एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। आप अलग अलग जगहों, मुल्कों की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक मुल्क के हालात ख़राब हों तो दूसरे के हालात बेहतर होंगे। अक्रॉस टाइम भी इन्वेस्ट करके रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। एक ही बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें, SIP कर लें वगैरह वगैरह, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी किसी एसेट में इन्वेस्ट करने की सोचें तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लें, छानबीन कर लें। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। इस सीरीज़ में हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन बहुत इनफॉर्मल होगा, ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स वगैरह नहीं इस्तेमाल होंगे। आगे एडवांस लेवल पर जाकर हो सकता है डिस्कशन थोड़ा एकेडमिक हो जाए, मगर अभी शुरुआत आसान डिस्कशन से करते हैं, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन का मकसद फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस लोगों के लिए है। जिन लोगों का फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है उनको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से मुतारिफ कराना है। मेरी खुद की उर्दू तो बहुत एडवांस नहीं है। फाइनेंस के जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैंने कोशिश की है कि उनको उर्दू में भी अदा करूं, मगर इंग्लिश टर्म पर ध्यान रखें, बस कॉन्सेप्ट को अपनी ज़बान में समझ लें। स्टॉक्स, जिसे इक्विटी शेयर भी कहा जाता है, में इन्वेस्ट करना ऐन शरई काम है, क्योंकि शेयर्स बेसिकली किसी कंपनी में ओनरशिप दिलाते हैं, मालिकाना हुकूक दिलाते हैं, मालिक बनाते हैं। शेयर में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप किसी शरई बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हैं। मसलन आपने बाजार के नुक्कड़ पर मोची देखा होगा, जूते चप्पल बनाकर बेचना उसका बिजनेस है। वो इस बिजनेस का अकेला सोल प्रोप्राइटर मालिक है, 100% ओनरशिप उसकी है। प्राइवेट बिजनेस है, सारा नफ़ा सारा नुकसान उसी का होता है। आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं, या फिर वही पैसा आप मसलन बाटा के शेयर में लगा सकते हैं, बाटा कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। बिजनेस सेम है, बस बाटा का बिजनेस बड़ा है और ऑर्गेनाइज्ड है, और बाटा में हज़ारों लाखों और दूसरे हिस्सेदार हैं। आप एक छोटे हिस्से के मालिक बनेंगे। अब बाटा में जो भी नुकसान फ़ायदा होगा उसमें आपको आपके हिस्सेदारी के प्रोपोर्शन में मुनाफा बांटकर मिल जाया करेगा। मसलन 100 रुपये का फ़ायदा हुआ और आप 1% शेयर के मालिक हैं, तो 1 रुपया आपका हिस्सा हुआ, बाकी दूसरे हिस्सेदारों को चला जाएगा। बिजनेस अगर शरई है, शरिया कंप्लायंट है, तो उसमें शेयर खरीदने का मतलब है आप उस बिज़नेस के हिस्सेदार हो रहे हैं, वो बिज़नेस आपका है। अल्कोहल, गैम्बलिंग, इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग, पोर्नोग्राफी वगैरह की बिजनेस में हिस्सेदार ना करें। अब आइए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के चारों अहम नुक्तों पर परखते हैं। रिस्क एंड रिटर्न। शेयर मार्केट का तारीखी मुताला करने पर पता चलता है कि ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो पॉजिटिव रिटर्न, मुनाफा की कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न हमेशा अनसर्टेन होता है, और दूसरे रिटर्न की रेंज बहुत लंबी होती है। रिटर्न की वेरिएबिलिटी, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तेज़ भी होता है। आपका पूरा कैपिटल, पूंजी डूब भी सकती है और हज़ारों फीसद मुनाफा भी हो सकता है। इसलिए उमूमन स्टॉक्स को लेकर आम लोगों में या तो खौफ होता है और वो उससे दूर ही रहते हैं, या लालच होता है जो उनकी अक्ल मार देता है, और वो अक्सर बड़ी अहमकाना हरकत करके शेयर मार्केट में नुकसान उठाते हैं। शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस का तारीखी मुताला करने पर पता चलता है कि इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत हाई होता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है और पॉजिटिव रिटर्न देता है।
इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना माशी सूझबूझ फाइनेंशियल प्रूडेंस का काम है। खुलासा ये कि इक्विटी शेयर हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट है, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने का टाइम होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 3 to 5+ ईयर होना चाहिए, ताकि इसके रिस्क को कम किया जा सके। और डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी भी अपनानी बहुत ज़रूरी है, ताकि रिस्क को और भी कम किया जा सके। और इन्वेस्टमेंट के कुछ सुनहरे उसूल हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ तक लिक्विडिटी का सवाल है तो शेयर्स बहुत ही लिक्विड एसेट होता है। शेयर्स को बेचना, कैश में कन्वर्ट करना बहुत आसान और क्विक होता है। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर्स उमूमन फ़ौरन बिक जाता है, बस सेटलमेंट के बाद बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने में जो 1-2 दिन लगता है। वैसे इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे दूसरे एसेट भी हैं, मसलन गोल्ड, ज़मीन, फ्लैट वगैरह से तो हम सब वाकिफ़ हैं और इनमें भी रिटर्न अच्छा मिल जाता है। मगर लॉन्ग टर्म में शेयर में इन्वेस्ट करना ऊपर डिस्कस किए गए नुक्तों के मद्देनज़र भी बेहतर है। प्लस कंपनीज एक जिंदा हस्ती की तरह होती हैं, ये वक्त के साथ ग्रो करती हैं। आप सोना या ज़मीन खरीद कर 50 साल छोड़ दें, वो जितना था उतना ही रहेगा, कीमत में भले ही इजाफा हो, मगर कंपनीज वक्त के साथ फैलती हैं। टाटा, बिरला, रिलायंस जब शुरू हुई थी तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी जितनी आज है। इसलिए अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बस ज़रूरत है अच्छी कंपनीज को पहचानने की। आसान ज़बान में समझ लें कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि कोई बिजनेस ओन करना। जो खुसूसियात नफ़ा नुकसान बिजनेस में होता है वही सब शेयर इन्वेस्टमेंट में होता है। थोड़ी सी ही कैपिटल पूंजी से इन्वेस्टमेंट कर सकने, बेहतर रिटर्न का पोटेंशियल, तवक्को और रिस्क को मैनेज करने, कंट्रोल करने और कम करने की हिकमत अमलियों, स्ट्रेटजीज की मौजूदगी शेयर्स को एक लायक वर्दी इन्वेस्टमेंट एसेट बनाती है। बस ज़रूरत है अपने को थोड़ा सा एजुकेट करने और ट्रेन करने की, और इन्वेस्टमेंट के सुनहरे उसूलों को जानने और फॉलो करने की। शेयर्स का मामला जब आता है तो पता नहीं क्यों आम पब्लिक एजुकेट करने और ट्रेन करने की ज़रूरत को अहमियत नहीं देते। जिसको इन्वेस्टमेंट करना होता है वो बस ये सीखता है कि शेयर्स बेचा और ख़रीदा कैसे जाता है, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर ट्रेडिंग शुरू कर देता है। हालांकि यही पब्लिक अच्छी तरह समझती है कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए पहले उस फील्ड के रूल्स एंड टूल्स को सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तजर्बा हासिल करना पड़ता है। सिर्फ शेयर्स की प्राइस देखकर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन एक तरह की गैम्बलिंग है, जुआ है। शेयर्स के मामले में पता नहीं क्यों लोगों की अक्ल मारी जाती है और वो इस बात पर ईमान ले आते हैं कि कोई अजनबी उन्हें SMS पर या इंटरनेट पर या टीवी पर बता देगा कि कौन सा शेयर खरीदना है, उनको बस खरीद लेना है और वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे। वैसे तो फाइनेंस अपने आप में एक तालीमी मैदान, एकेडमिक फील्ड है, मगर पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत, लगन और वक्त की ज़रूरत है। किसी नए टॉपिक को समझने में अगर दुश्वारी हो रही हो तो उसका आसान इलाज ये है कि उस टॉपिक को बार बार पढ़ें, देखें, थोड़े वक्त में वो आसानी से समझ में आने लगेगा। इस सीरीज़ में अगर कोई प्रेजेंटेशन आधे घंटे का है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बस आधा घंटा में देखकर अपना होमवर्क मुकम्मल समझ लें, अपनी तालीम को मुकम्मल समझ लें। उन्हें बार बार देखकर खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें और ख़ुद भी तदब्बुर करें, सोचें, मिसालें सोचें। अगले प्रेजेंटेशन में हम इंशाअल्लाह शेयर्स की दुनिया में कदम रखेंगे और अपने को एजुकेट करेंगे। हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट चुनने, अच्छे बुरे शेयर्स की पहचान करना सीखेंगे। कब, कितना, कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करना है का इल्म हासिल करेंगे। इकॉनमी, इंडस्ट्रीज़ और उसमें ऑपरेट करने वाली कंपनियों के बारे में थोड़ा डिटेल में सीखेंगे।
खौफ और लालच, ग्रीड और फियर की साइकोलॉजी को, नफ्सियात को समझेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के पिटफॉल्स को जानेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को विम्स एंड फैंसीज, ख्वाहिशों और आरजुओं, अफवाहों, कयासों, र्यूमर्स और टिप्स, स्पेकुलेशंस की बुनियाद पर नहीं बल्कि अक्ली तज्जिया और तहकीक जो कि उसूलों पर मबनी है, रैशनल एनालिसिस की बुनियाद पर करना सीखेंगे। एक डेवलपिंग मुल्क के रिच और पावरफुल, अमीर और ताकतवर होते हालात से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे बेहतर जगह है शेयर मार्केट। मुल्क में जो भी होता है वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। अगर मुल्क खुशहाल हो रहा है तो स्टॉक मार्केट राइज करता है। जॉब में कोटा वगैरह अगर माइनॉरिटीज़ को मिल भी जाए तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मुल्क में सबसे पावरफुल रूलिंग क्लास पॉलिटिशियंस होते हैं, मगर ये भी अपने कैंपेन के लिए पैसे की ज़रूरत में होते हैं और ये पैसा बिजनेस कम्युनिटी देती है, इसलिए उनका इंटरेस्ट गवर्नमेंट हमेशा प्रोटेक्ट करती है, गवर्नमेंट चाहे जो भी हो। प्लस बिजनेसेस जॉब भी क्रिएट करते हैं, जो कि जॉब दिलाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, इसलिए गवर्नमेंट बिजनेस का ख्याल रखती है। अपना माशरती अलायंस इस ताकतवर ग्रुप के साथ हो तो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ हो जाता है। मेजॉरिटी अगर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भी हो तब भी वो जब अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे तो उसमें माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। आज़ादी के बाद से कम्युनिटी अपने पॉलिटिकल राइट्स और बका के लिए पार्टी आफ्टर पार्टी अलायंसेस करती रही है। मईशत, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस भी हमारी ज़रूरत है। इसकी फलाह व बहबूद और बका के लिए भी कदम उठाना ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्ट्री का मुताला करने पर पता चलता है कि जब ये मुल्क रिच और पावरफुल होना शुरू होते हैं तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा सिर्फ अपर क्लास को होता है। उमूमन ये बात सुनने के बाद लोग कोसने, बुरा भला कहने पर करना शुरू कर देते हैं, मगर रुक कर ये नहीं सोचते कि ये अपर क्लास रिच क्यों हो रहे हैं। ये रिच इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस ओन करते हैं, बिजनेस में हिस्सादारी, शेयर होल्डर हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोअर क्लास को, गरीबों को होता है, क्योंकि राइजिंग इकोनॉमी में उन्हें जॉब मिल जाती है जो उनके हालात थोड़ा बेहतर बना देती है। रहे मिडिल क्लास तो ये इकोनॉमी के बूम से ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल जॉब और कंजम्पशन है, ना कि जॉब और इन्वेस्टमेंट। मिडिल क्लास पूरी ज़िंदगी जॉब करते रहते हैं और अपना कंज्यूमर डेट पे करते रहते हैं। ये अपनी पूरी ट्रेनिंग ही किसी दूसरे की खिदमत करने और पैसा कमाने के लिए करते हैं। यही उनका दीन, तरीक़े ज़िंदगी है। ये वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। इसलिए जॉब, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत अपनाइए। वेल्थ क्रिएशन का यही 3 स्टेप फार्मूला है। मुल्क चाहे जिस फील्ड में भी तरक्की करे, आप चाहे वो खुद उस फील्ड में हो या ना हो, मुल्क की पॉपुलेशन चाहे जिस फील्ड में तरक्की करे, आप खुद उस फील्ड में तरक्की करें या ना करें, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो मुल्क और लोगों की तरक्की का फ़ायदा आपकी जेब में भी आएगा, क्योंकि आपने अपने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन दिया है। बस शर्त यह है कि मुल्क और लोग तरक्की करें। हमेशा याद रखें कि पैसा सिर्फ जोर बाजू मजदूरी से ही नहीं कमाया जाता, इल्म से भी कमाया जाता है। क्या हुआ अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस को स्टार्ट नहीं किया, या क्या हुआ अगर आपने कैंसर की दवा नहीं इजाद की? आप इन कंपनियों के हिस्सेदार बनकर उनका फ़ायदा उठाएं। ज़रूरत बस अच्छे बिजनेस को सही वक्त पर सही कीमत पर ख़रीदने का हुनर सीखने की है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का इल्म ज़रूर सीखिए और ये ताउम्र काम आने वाला बिजनेस इल्म है। इस इल्म में महारत हासिल करने के लिए 3 चीज़ें दरकार हैं: शेयर्स के बारे में मालूमात, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी का डाटा, जो कि हम इस सीरीज़ में इंशाल्लाह सीखेंगे।
और दूसरी चीज़ है उन डेटा, उन इंफॉर्मेशन, उन उलूम से सही इस्तेमाल करने, सही फैसला लेने, इन्फर करने की सलाहियत। और तीसरी चीज़ है कि 3 जज्बों खौफ, लालच और अफसोस पर मास्टरी। ये दोनों सलाहियतें हम इसी चैनल की दूसरी सीरीज टूल्स ऑफ माइंड, दिमागी हथियार में डिस्कस कर चुके हैं। आप उस सीरीज को भी अच्छी तरह देख लीजिए। टू रिकैप, इस प्रेजेंटेशन में हमने 3 नुक्ते डिस्कस किए। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट क्यों करें, उसकी ज़रूरत क्या है। इसके अंदर हमने इन्फ्लेशन और हम मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र वेल्थ क्रिएशन का बेहतर ऑप्शन होने की वजह को देखा। 2, इन्वेस्टमेंट क्या है। इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की डेफिनीशन और इन्वेस्टमेंट की 5 अहम पहलुओं, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन और टाइम होराइजन को देखा। इक्विटी शेयर्स को इन्वेस्टमेंट के इन अहम पहलुओं के ज़ेर नज़र तज्जिया किया। वेल्थ क्रिएशन का आम उसूल, जनरल रूल यही है, अपनी आमदनी का थोड़ा हिस्सा सेव करिए और फिर उस सेविंग को हाई रिटर्न देने वाले एसेट में इन्वेस्ट करिए। मैं यहाँ ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा करने से मखसूस आप लखपति या करोड़पति हो जाएंगे, मगर लखपति और करोड़पति बनने का आम उसूल यही है। जैसे मैं ये दावा नहीं कर सकता कि अगर आप रोज़ सुबह सुबह जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, या आप अगर सिगरेट पिएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। मगर सेहत और बीमारी का आम उसूल यही है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे वो सेहतमंद रहेंगे और जो लोग तंबाकू नोशी करेंगे वो बीमारी को दावत देंगे। हो सकता है आप इंडिविजुअली पूरी ज़िंदगी तंबाकू नोशी करें और आपको टीबी या कैंसर ना हो, है, और हो सकता है आप पूरी ज़िंदगी रेगुलर एक्सरसाइज करें मगर फिर भी आपको कैंसर हो जाए। इंडिविजुअली तो ऐसा हो सकता है, मगर मजमूई तौर पर कौन सेहतमंद रहेगा और कौन कमज़ोर और बीमार रहेगा तो फैसला इसी बात से तय होता है कि कौन कैसा तर्ज ज़िंदगी अपनाता है, क्या इंतखाब करता है। मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि वो हिकमत अमली अपनाने की जो आपको वेल्थ क्रिएशन करने में मदद दे सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सी यू इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन।